बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी आता है दो वर्ड से, एक बायो, एक बायो और दूसरा लोगोस। बायो एंड लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन्स स्टडी। तो बायो और लोगोस मिलके बनता है बायोलॉजी, और जिसका होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतना कुछ है, वो सब बायोलॉजी के अंदर आता है। तो बायो और लोगोस ये आया किसी ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है बायोलॉजी। एंड द फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजी का वो टर्म यूज हुआ था, वो हुआ था 1802 में बाय लिमार्क एंड ट्रेविरियस ये दोनों के द्वारा बायोलॉजी का टर्म फर्स्ट बार यूज किया गया था। बट ये जो फादर बायोलॉजी के फादर जो हैं वो कहा जाता है एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इंडिया में फादर ऑफ बायोलॉजी, इंडिया में फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा? इंडिया में फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है जगदीश चंद्र, उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया। तो बायोलॉजी के दो टर्म्स यूज हुआ है, एक बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, और लोगो जिसका मतलब होता है स्टडी करना। और ये दोनों किससे? ये ग्रीक वर्ड से आता है। तो अब क्या होता है बायोलॉजी? बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, वो सब कुछ बायोलॉजी के अंदर में आता है। 1802 में पहली बार बायोलॉजी का टर्म यूज किया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, लिमार्क एंड ट्रेविरियस। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जब बायोलॉजी का बात उठता है तो फादर ऑफ द बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एंड इंडिया में जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो है जगदीश चंद्र इंडिया में फादर ऑफ बायोलॉजी है। ओके, अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन में क्या है? न्यूरॉन में तो ये है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक, न्यूरॉन तो पहले न्यूरॉन की जो स्टडी होती है, न्यूरॉन की स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, और ये जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, अब इसका जो ये जो है आपका, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ये जो ये क्या है? ये है नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये मैसेंजर का काम करता है, तुरंत मैसेज पहुँचाना हो, कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, हाथ कटना या हाथ में दर्द होना या फिर कुछ छूने से जलन का एहसास होना, वो सब कुछ मैसेंजर का काम करता है। ये एकदम आपको मैसेज तुरंत तुरंत पहुँचाता है। तो मैसेंजर जो स्पीड है, स्पीड जो है वो है इस न्यूरॉन की 17 मीटर पर सेकेंड टू 120 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये स्पीड है किसकी? न्यूरॉन की स्पीड है मैसेंजर पहुँचाने की। मैसेंजर स्पीड जो होती है न्यूरॉन की वो इतनी। और ये हमारा ये नर्व, एक यहाँ पे एक्सॉन है, ये एक्सॉन हिलॉक क्या है? ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में। ये जो नर्व एंडिंग है और डेंड्राइट यहाँ पे है, ये कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्सॉन। ये एक्सॉन हिलॉक,
एक्सॉन प्रोवाइड, क्या करता है, एक्सॉन प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी बिटवीन nerve ending and dendrite। ये होता है डेंड्राइट्स और सेल के नर्व एंडिंग मैसेज पहुंचाना किसका, एक्सॉन का। एक्सॉन का काम होता है मैसेज पहुंचाना, मतलब जो ये काम किया जाता है कनेक्टिविटी का, और जो मैसेज स्पीड होता है वो सब इसी का। अब जो ये है माइलियन शीथ, माइलियन शीथ क्या है, ये मैसेंजर है। माइलियन शीथ क्या है, मैसेंजर, जो सबका मैसेंजर, जैसे कि फेसबुक का अपना मैसेंजर है, व्हाट्सएप एक मैसेंजर, तो उसमें भी एक माइलियन शीथ है जो इस न्यूरॉन का मैसेंजर है। ओके, तो माइलियन शीथ, माइलियन शीथ क्या है, मैसेंजर। माइलियन शीथ इज ए मैसेंजर। तो ये हमारा था न्यूरॉन, स्टडी ऑफ न्यूरॉन का स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजी, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है ये न्यूरॉन। स्पीड जो है न्यूरॉन का वो 17 मीटर पर सेकेंड टू 120 मीटर पर सेकेंड है। फिर एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन ये एक्सॉन टर्मिनल है जहाँ पे नर्व एंडिंग का, ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट। यहाँ पे भी एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये नर्व एंडिंग और डेंड्राइट जो है उसको प्रोवाइड करता है एक्सॉन। फिर मिलियन शीथ क्या है, मैसेंजर है। मिलियन शीथ इज ए मैसेंजर। अब आते हैं ब्रेन। ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम वो है इंसेफेलम। ब्रेन का जो साइंटिफिक नाम है, तो वो साइंटिफिक नेम क्या है, नेम इज इंसेफेलम। ये है साइंटिफिक नेम किसका, ब्रेन का। और स्टडी ऑफ ब्रेन क्या है, ब्रेन की स्टडी अगर करना चाहे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इंसेफेलोन साइंटिफिक नेम, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इंसेफेलोन हो गया साइंटिफिक नेम, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी हो गया स्टडी को कहते हैं। जैसे न्यूरोलॉजी न्यूरॉन की स्टडी करते हैं, ब्रेन की स्टडी को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं। तो ये हो गया ई जी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। वेट, ब्रेन का वेट क्या है, ब्रेन का वेट होता है 1250 ग्राम से 1450 ग्राम तक। ओके, ये है वेट। बट फीमेल का जो ब्रेन का वेट होता है वो थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग टू मेल के वेट, ब्रेन के वेट से। ठीक है, तो अब जो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ये जो वेट क्या करते हैं, ये नॉर्मल वेट है जो है। अब जैसे कि एलिफेंट का, वो एलिफेंट में भी जो ब्रेन होता है, एलिफेंट के ब्रेन का वेट होगा 4 to 5 kg, 4 से 5 kg तक एलिफेंट का ब्रेन का वेट होता है। और
सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो होता है वो होता है श्रू माउस, मतलब एक चूहा है, उसकी वैरायटी श्रू माउस, 30 ग्राम, मतलब श्रू माउस। क्या क्या होता है, 30 ग्राम, 30 ग्राम, बस 30 ग्राम नहीं, 30 kg होता है। और हैवीएस्ट प्रेम, हैवीएस्ट प्रेम सबसे ज़्यादा, मतलब अगर वो हैवीएस्ट प्रेम सबसे भारी दिमाग किसका होता है, वो होता है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल कितना होता है, स्पर्म वेल का होता है 9 से 10 kg तक। यह होता है स्पर्म वेल का ब्रेन का वेट। ओके, ये लोवेस्ट और ये हैवीएस्ट। श्री माउस का होता है 30 ग्राम, स्पर्म वेल का होता है 9 से लेकर 10 तक की सबसे हैवीएस्ट। ये होता है ब्रेन। A four brain olfactory bulb, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट olfactory bulb। जब फोर ब्रेन से पहले यहाँ पे हम लोग ब्रेन के अलग अलग पार्ट देख लेते हैं। यह है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में क्या होता है, यहाँ पे थिंकिंग, यहाँ पे थिंकिंग होता है, ठीक है, थिंकिंग। और यहाँ पे जहाँ पे सोचते हैं हम लोग, थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, वो होता है फ्रंटल लोब। और फिर होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो आगे देखेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब का काम है स्मेल। स्मेल कैसा है, वो स्मेल्स का काम करना वो ऑल्फैक्टरी लोब में होता है। जिसमें कि जैसे कि डॉग में ज़्यादा होता है, डॉग में ऑल्फैक्टरी लोब ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या है, लिसनिंग एबिलिटी। टेम्पोरल लोब में लिसनिंग एबिलिटी, ये टेम्पोरल लोब। इसमें की लिसनिंग एबिलिटी जो होता है, सुनने की क्षमता, और सुनने की क्षमता और समझने की क्षमता, वो सब टेम्पोरल लोब में होता है। अब है ऑक्यूपेटल ऑक्यूपेटल लोब। ऑक्यूपेटल लोब में क्या है, विजन एबिलिटी, देखने की विजन एबिलिटी, देखने की क्षमता, जहाँ से हम लोग देखते हैं वो ऑक्यूपेटल लोब में होता है। तो ऑक्यूपेटल लोब, विजन एबिलिटी। अब है उसके बाद पैरिटल लोब। पैरिटल लोब में जो सेंस करते हैं, सेंस, टच, ये सब का जो होता है वो पैरिटल लोब में होती है, ठीक है। तो ये हमारा है थिंकिंग, लिसनिंग, विजन, सेंस एंड स्मेल, ये सब है लोब का। इसी को हम लोग ये प्राइमरी सोमाटा सेंसरी कॉर्टेक्स या सेंट्रल सल्कस या प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग फ्रंटल लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, टेम्पोरल लोब, कैपिटल लोब और पेरिडियल लोब, ये सब हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब में क्या बताया था, आइडेंटिफाई करना क्या चीज़, स्मेल कैरेक्टर, आइडेंटिफाई स्मेल करेक्टर,
ये है ऑल्फैक्टरी लोब का काम, आइडेंटिफाई करना स्मेल कैरेक्टर। और फिर इसके बाद ये होता है डॉग में ज़्यादा होता है, बियर में भी ज़्यादा होता है, एंड सबसे ज़्यादा हो जाता है शार्क। शार्क हैव द हाईएस्ट, शार्क में सबसे ज़्यादा होता है ऑल्फैक्टरी, मतलब स्मेलिंग क्षमता, मतलब बहुत दूर से ही वो स्मेल कर लिया जाता है उसके द्वारा। और डॉग में भी स्मेलिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए डॉग को रखा जाता है पुलिस या अदर आर्मी सब में, क्योंकि स्मेलिंग क्षमता ज़्यादा है उसमें। ऑल्फैक्टरी लोब या बल्ब दोनों सेम ही है, बल्ब भी कह सकते हैं उसको और लोब भी। लोब ऑल्सो, ठीक है। सेरिब्रम देखेंगे। सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम का सेरिब्रम ये रहा, ये सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम क्या है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, बात है फ्रंटल लूब। तो फ्रंटल लूब में हमने क्या कहते हैं, थिंकिंग। थिंकिंग थिंकिंग कुछ भी थिंकिंग करना, वो फ्रंटल लूब में। एंड एनी थाउट, विदाउट, या फिर रीजनिंग जो हम लोग करते हैं एग्जाम्स के लिए, वो भी आता है फ्रंटल लोब। ठीक है, थिंकिंग थाउट या फिर रीजनिंग कुछ भी करना, वो फ्रंटल लोब में। टेम्पोरल, एक जस्ट टेम्पो टेम्पोरल लोब क्या था, लिसनिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी और फिर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या कहा जाता है, टेम्पोरल लोब लिसनिंग का ना, सुनने की क्षमता और समझने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे क्या था, थिंकिंग और थाउट करने की। ठीक है, अब यहाँ पर लिसनिंग की और समझने की, ये दोनों की क्षमता यहाँ पे आती है टेम्पोरल लोब। फिर आता है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब क्या करता है, सेंस या सेंस करने की एबिलिटी, सेंस एबिलिटी, जैसे कि टच करना, टेस्ट करना, दर्द, ठंड का एहसास होना, गर्मी का एहसास होना, ये सब कुछ आता है। ये सब कैसे आता है, समझ में आता है पेरिटल लोब में। तो सेंसिबिलिटी का जो भी है, जस्ट लाइक टच, फीलिंग हॉट और कोल्ड, और या फिर टेस्ट, इसका टेस्ट अच्छा है ख़राब है, फिर खेल के आए चोट लगा, दर्द, वो सब कुछ हमें पता चलता है पेरिटल लोब में। जो पेरिटल लोब नहीं रहेगा तो शायद दर्द का एहसास भी नहीं होगा, क्या होती है दर्द नहीं होती है। तो पेरिटल लोब। एक फिर होता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब में क्या है, देखने की क्षमता, विजन एबिलिटी, देख पाना, देखना, कोई भी चीज़ देख लेना, या फिर जैसे कि अचानक एकदम उठे और अचानक लाइट पड़े आँख में, एकदम बाहर एकदम तो अजीब टाइप का लगता है, तो वो अचानक से जो आता है, तो वो उसको टाइम लगता है हॉस्पिटल लोग को
तो जब आप थोड़े दिन के बाद फिर उसको रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे, तो फिर आपको वो नॉर्मल हो गया, फिर आपको वो विजन एबिलिटी फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो उसके थ्रू होता है, वो होता है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अब वो देख ले क्या क्या हो गया। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो द वर्ड्स लाइफ एंड स्टडी। तो फिर 1802 में लेमार्क एंड ट्रेविरेमस ने क्या करते फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और बायोलॉजी की एक वर्ड है जो कि फादर बायोलॉजी के वो है एरिस्टोटल, और इंडियन में जो फादर कंसिडर किया जाता है वो बायोलॉजी का वो कंसिडर किया जाता है जगदीश चंद्र को। बात है न्यूरॉन, न्यूरॉन में स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी, उसको न्यूरॉन कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्पीड जो है 70 मीटर पर सेकेंड से 120 मीटर पर सेकेंड है। न्यूरॉन का जो एक्सॉन प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट। ये जो एक्सॉन है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डेंड्राइट से लेके नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग ये सारा मैलियन सीट इज ए मैसेंजर, मैसेंजर जिसकी स्पीड 70 मीटर सेकेंड टू 120 मीटर पर सेकेंड। ये था न्यूरॉन। अब उसको आता है ब्रेन, साइंटिफिक नेम इंसेफिला। तो स्टडी क्या रहेगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EEG। ठीक है, इसका वेट होता है 1250 ग्राम से लेकर 4050 ग्राम तक। एलिफेंट का होता है 4 to 5 kg। इसमें फीमेल बस कम होता है मेल के द्वारा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कुछ ग्राम का ही अंदर होता है। और सबसे कम होता है स्ट्रू माउस, माउस की एक प्रजाति 30 ग्राम में। और सबसे ज़्यादा होता है स्पंग वेल में जो 9 से लेकर 10 kg सबसे हैवीएस्ट है। ठीक है, फिर हम लोग ब्रेन का यहाँ पे है जिसमें कि ऑल्फैक्टरी बल्ब का हो या फिर ऑल्फैक्टरी लोब, जिसमें कि आइडेंटिटी करता है स्मेल कैरेक्टर, जो कि डॉग, बियर और शार्क सबसे ज़्यादा शार्क में होता है। उसके बाद सेरिब्रम, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन्स लार्जेस्ट पार्ट वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम में ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद और सभी लोग हैं। फ्रंटल लोब जिसमें कि थिंकिंग करने की, समझने की, सोचने की और की क्षमता है। फ्रंटल लोब जिसके थ्रू कर सकते हैं। टेम्पोरल लोब लिसनिंग की, सुनना, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये सब हम लोग टेम्पोरल लोब में के थ्रू कर पाते हैं। एक बार पैरेटल लोब सेंस एबिलिटी, टच, फीलिंग हॉट, मतलब कुछ भी टेस्ट या फिर दर्द हो रहा है या सुई चुभी, ये सब कुछ पैरेटल लोब के द्वारा होता है। फिर ऑसिपिटल लोब जिसमें कि विजन एबिलिटी। अब जैसे कि ये जो दर्द हुआ पैरेटल लोब, ये न्यूरॉन का साथ लेके जाएगी और ब्रेन को बताएगी। ठीक है, वो ब्रेन को जाके मैसेज देगी कि उसे ठंड लग रही है, उसे कुछ चुभ रहा है, तो वो कितना है। ये सब कुछ वो इसी न्यूरॉन के थ्रू किया जाएगा, जितना भी सारा चीज़ होगा। अब ठीक है, ओके, तो आज का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आगे का कंटिन्यू करेंगे। रिव्यू